नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज़ में। आज हम आ गए हैं हमारे 35th लेक्चर पे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम 26 जुलाई और 27 जुलाई दोनों के कुल मिलाकर 6 बड़े एडिटोरियल्स कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। सभी सीरियस एस्पायरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रहे दोनों दिन के अखबार, और जो 6 लेख मैं कवर करूँगा वो आपके सामने हैं। जो लेख हम कवर नहीं कर रहे हैं ये वो हैं जिनका एग्ज़ाम से एकदम डायरेक्ट लिंक नहीं है, और ये 6 एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। शैल वी बिगिन? प्यारे दोस्तों, आज का पहला हमारा एडिटोरियल है अ क्लाइमेट रिस्क, प्रीलिम्स GS3 और ऐसे के लिए बहुत बहुत यूज़फुल। ये रहा एडिटोरियल। वेगरीज ऑफ मॉनसून एंड क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ वल्नरेबल्स। तो मॉनसून की जो विभिन्न अनिश्चितताएं आ चुकी हैं उसकी वजह से सबसे अधिक भेद्य क्षेत्रों का क्लाइमेट प्रूफिंग करना बहुत आवश्यक हो गया है। मॉनसून 2021 जुलाई में अपने आधे मार्क तक आ चुका है, और सामान्य तौर पर ये वो महीना है जब सबसे अधिक वर्षा होती है। हालांकि मॉनसून एक डेफिसिट से शुरू होकर बाद में बहुत तेजी से इस साल रिवाइव हुआ। दक्षिणी प्रायद्वीप में जो बहुत ज़्यादा वर्षा हुई और कोंकण रीजन की वर्षा इस साल फिर से बहुत दिक्कत का कारण बन रही है। कुछ जगहों पर बहुत ही भयानक बारिश, टॉरेंशियल रेन्स और लंबे समय के रिकॉर्ड टूट गए, जैसे कि महाराष्ट्र का महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर जो है, कभी गए हैं आप? एक खूबसूरत हिल स्टेशन कहलाता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र के, बताइएगा। ये सभी लोगों को पता है कि जितने भी साइंटिफिक मॉडल हैं वेदर प्रेडिक्शन के, उनको फोरकास्ट मॉडल्स कहा जाता है। वो मॉनसून की जो वेरिएबिलिटी होती है, यानी साल दर साल या महीने दर महीने या सप्ताह दर सप्ताह जो मॉनसून में एक्सपेक्टेड बिहेवियर से बदलाव आता है, उसको अनएक्सपेक्टेड वेरिएबिलिटी कहते हैं। तो जो वैज्ञानिक फोरकास्टिंग मॉडल होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकते, ये सभी को पता है। लेकिन हर गुजरते वर्ष के साथ ये अनएक्सपेक्टेडनेस और बिगड़ रही है। पिछले 20 सालों में अरब सागर पर आने वाले जो साइक्लोन्स हैं, चक्रवाती तूफान, हायर फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ की वजह से और दिक्कत पैदा कर रहे हैं। अरब सागर के ऊपर पिछले 20 सालों में 2001 से 19 में 52% इन तूफानों की संख्या बढ़ गई। और बंगाल की खाड़ी में जब हम बात करते हैं उसके पिछले 20 सालों के कंपैरिजन में 8% की कमी हो गई। ज़्यादातर ऐतिहासिक रूप से आने वाले इस तरह के तूफान बंगाल की खाड़ी से ही आते थे, अब वो आ रहे हैं अरब सागर की तरफ से। यदि साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं और वो अपने साथ नमी ज़्यादा लाते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि लंबे ड्यूरेशन तक चलने वाले अधिक ताकतवर साइक्लोन एक्सट्रीम वेदर ही लेकर आएंगे पश्चिमी तट पर, जैसा कि साइक्लोन ताउते ने, जो कि मई 2021 में आया था 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और उससे एक स्टॉर्म सर्ज आ गया था। वैश्विक ऊष्मन, जो कि एक सच्चाई है, उसने क्या किया है? उसने वायुमंडल में मॉइस्चर का कंटेंट बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि जितनी अधिक गर्मी होती है, जितनी अधिक गर्म हवा होती है, वो उतना अधिक मॉइस्चर अपने आप में होल्ड करके खड़ी होती है। तो जब वो पानी रिलीज करेगी तो वो बहुत फास्ट और बहुत खतरनाक वर्षा के स्पेल्स होते हैं। समझ गए आप? तो ये एक बार कमेंटेड में समझाना भैया। विज्ञान अभी भी वार्मिंग, रेनफॉल और टेम्परेचर के आपसी कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन को समझने में संघर्षरत है। जो वैश्विक ऊष्मन हो रहा है, जो बारिशें हो रही हैं और जो तापमान, ये तीनों वेरिएबल्स का जो मूवमेंट है उसको अभी भी कैप्चर करने में विज्ञान को दिक्कत हो रही है। और इनके साथ जुड़े हुए दूसरे वेरिएबल जो हैं, एरोसॉल एमिशंस, पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के पैटर्न, सब कुछ हमने हिंदी में भी यहाँ पर दे दिया है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आप इनको पूरा अच्छे से हिंदी एनालिसिस भी पढ़ लेना। भविष्य में ये ज़रूरी हो जाएगा कि हमारी वेदर एजेंसीज 3 से 5 दिन पहले एक्यूरेट फोरकास्ट दे दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो उस एक्सट्रीम वेदर से होने वाली तकलीफ और बढ़ जाएगी। टॉरेंशियल रेनफॉल हो या बहुत लंबे ड्रॉट्स हों या सूखे हों या हीट वेव्स हों। क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ द वल्नरेबल रीजन्स।
देखिए, जिन क्षेत्रों में हमें पता है कि इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स होने ही होने हैं, वहां जलवायु परिवर्तन के प्रति खुद को तैयार करना अब यह बहुत आवश्यक हो गया है। तो ऐसे क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि अगर देंगे तो एक्सट्रीम वेदर होने पर बहुत व्यापक स्तर पे लोगों को वहां से निकालना, इवैक्यूएशन करवाना वो जरूरी हो जाता, तो लोग ही कम बसाओ। ग्लोबल क्लाइमेट डील्स विल गिव रिजल्ट्स इन अ फ्यू ईयर्स, जैसे कि 2015 का पेरिस क्लाइमेट समझौता, उसके सकारात्मक नतीजे आते आते 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेंगे। लेकिन अगले 15 दिन, अगले 15 हफ्तों का क्या, उसके लिए हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए। और सर्वाइवल हमारा गोल नहीं हो सकता, थ्राइविंग हमारा गोल होना चाहिए। तो एक बड़ी सरल एडिटोरियल जिसमें एक बहुत ही स्ट्रेट वार्निंग है कि हमें अपने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। The limited ability of scientific climate models to predict exact timing of extreme events must be taken into account and climate proofing of vulnerable regions planned accordingly. आ गया समझ में? आगे चल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स हमारे कोर्स को मिल रहा है। बहुत जल्द हम इसके एनरोलमेंट्स क्लोज करने वाले हैं। आप जानकारी दी हुई वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं। कोर्स तो वैसे 23 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन अभी जो एनरोल तुरंत करेंगे उनको हम पावर ऑफ 10 और सीओ बूस्टर की पूरी सीरीज तुरंत अवेलेबल करवा देंगे ताकि उनकी पढ़ाई शुरू हो सके। आज का दूसरा एडिट तैयार है, मनी चेंजर GS2-3 ऐसे प्रीलिम्स में काम आएगा। प्यारे साथियों, आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहा है, तो भारत की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। भारत सरकार 2 मामलों पर काफी समय से स्पष्ट दिखाई दे रही है। पहला ये कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, जो भी हो, उनको लेके सरकार बिल्कुल भी रेडी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन दूसरी चीज़ में वो बिल्कुल तय है कि हमें अपनी खुद की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लानी है। ये दोनों ट्रेंड पिछले 4 सालों से काफ़ी साफ हो गए हैं। आरबीआई ने जुलाई 2021 में ये अनाउंस कर ही दिया कि भाई हम हमारी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को चरणबद्ध तरीके से भारत में लागू करेंगे, और ख़ास तौर पर उन डोमेन्स में, उन यूज़ केसेस में, उन क्षेत्रों में जहां व्यवधान सबसे कम होने वाला हो। जो कानून अभी संसद में आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। ठीक है, हिंदी में सब कुछ एनालिसिस दिया है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स पूरा इसका फ़ायदा लें। सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर के पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से क्रिप्टो करेंसीज और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो आ रही हैं डर गए हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमारी पूरी सोवरेन मॉनेटरी सिस्टम का पैरेलल ऑल्टरनेटिव खड़ा होगा तो फिर हमको कौन भाव देगा, और इसीलिए वो अपनी अपनी डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहे हैं। चाइना का डिजिटल रेनमिनबी का पायलट टेस्टिंग बहुत सारे प्रांतों में चीनियों ने कर लिया है, और उसका ऑफिशियल रोल आउट अब कभी भी हो जाएगा। तो इस सब के मद्देनज़र भारत अब बहुत लंबे समय तक इंतज़ार नहीं कर सकता। लेकिन भारत में आम भारतीयों के लिए हम कोई भी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करें। अच्छा, एक बात आपसे पूछता हूं, सॉरी, कि ये बताइए, अगर भारत की अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी आती है तो आप उसका क्या नाम पसंद करेंगे? कोई नाम सजेस्ट कीजिए कि भैया ये होनी चाहिए भारत की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का नाम। बताना भैया कमेंट थ्रेड में। तो जो सवाल हमारे सामने हैं वो ये है कि इसको इशू कौन और कैसे करेगा, क्या ये एनोनिमिटी ऑफर करेगी यानी गोपनीयता, और किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आरबीआई करने वाला है। ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज दुनिया भर में और भारत पे भी जब भी आएगी, ये क्रिप्टो करेंसीज में जो तकनीक यूज़ होती है जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं, ये लोग उसी को यूज़ करने वाले हैं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी की, जो कि इथेरियम, बिटकॉइन, और बिटकॉइन में सातोशी नाकामोतो ने 2008-9 में इन्वेंट की थी ये टेक्नोलॉजी, उसका लक्ष्य था 100% एनोनिमिटी देना, कि उसमें कौन है किसी का नाम पता नहीं चलता है। लेकिन हमारे सेंट्रल बैंक्स का लक्ष्य इससे ठीक उल्टा होगा। वो तो रियल टाइम में ट्रैकिंग करेंगे, एक एक रुपया जो खर्च हुआ, किसने किया, क्यों किया, कहाँ किया, किसके साथ किया। और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का लक्ष्य उल्टा होता है, वो इसमें कुछ भी डिस्क्लोज नहीं होने देती है बाहरी वर्ल्ड को। तो कैसे मैनेज होगा ये देखने लायक है। साइबर अटैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं,
और कुछ कुछ देशों की तो अपनी पूरी साइबर आर्मीज हैं जो ये काम कर रही हैं, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया। तो भारत को उसके लिए तैयार होकर लॉन्च करना होगा, नहीं तो पता चला असर मंडाते ही ओले पड़ गए। Many laws will need to be amended to make sure that digital rupee is allowed। और भारत में आपको पता ही है NPCI और UPI ने पिछले 5 सालों में धमाका कर दिया है, हर साल 50% से ग्रोथ हुई है। तो उसकी लाइट में ऐसा लगता है कि डिजिटल रुपया भी आना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट और डिजिटल रुपया, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं और एकदम अलग सोच के साथ आना चाहिए। तो ये था हमारा आज का दूसरा लेख। मजा आया आपको? सरल था काफी। द RBI हैज डिसाइडेड टू लॉन्च इंडियाज ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इन फेजेस एंड द फ्यूचर ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया श्योरली लुक्स वेरी ब्लीक नाउ। तो सरकार बिटकॉइन ईथर को तो अब जिंदा रहने देगी नहीं, ये कहना है। आज का हमारा तीसरा लेख जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, GS2 GS4 SAO प्रीलिम्स के लिए, और एक गंभीर चेतावनी है भारत के लोकतंत्र के लिए। पेगासस स्नूपिंग स्कैंडल द बिगेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी। पेगासस जासूसी घोटाला भारतीय लोकतंत्र के लिए मौजूदा वर्तमान सबसे खतरनाक संकेत। ये लेख लिखने वाले सज्जन का नाम है परकला प्रभाकर। श्रीमान परकला प्रभाकर हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पतिदेव हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहना है प्रभाकर जी का। जॉइनिंग द डॉट्स इन द सेकेंड कमिंग ऑफ पेगासस। देखिए, आपको याद होगा पेगासस घोटाला 2019 में भी भारत में एक बार फूटा था, लेकिन मीडिया ने उसको दबा दिया और 2-3 हफ्तों के बाद पता ही नहीं चला पेगासस जैसी कोई चीज़। लेकिन इस बार पेगासस एक बहुत व्यापक स्वरूप में फूटा है पूरी दुनिया में, और उसके घातक आयाम अब सबको धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। तो देखते हैं प्रभाकर जी ने क्या चेतावनी दी है। पहली बार जब पेगासस 2019 में आया था, उस वक्त भारत में इसलिए आया था क्योंकि कनाडा के सिटीजन लैब ने कुछ भारतीयों को फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारे फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, तुम्हारा व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और उस पर पेगासस सॉफ्टवेयर ने सब चुरा लिया है। तब मीडिया में ये खबर आई कि भैया भारत में बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, डिसिडेंट, उनकी जासूसी पेगासस से हो रही है। लेकिन वो न्यूज़ बहुत जल्दी मर गई। क्यों? क्योंकि उस वक्त फोकस पूरी तरह व्हाट्सएप की तरफ मोड़ दिया गया कि ये व्हाट्सएप वाले जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात करते हैं तो ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि पेगासस ने तो इसको क्रैक कर लिया। तो मतलब फोकस पेगासस पे होने की बजाय व्हाट्सएप की तरफ मुड़ गया। तो पब्लिक का पूरा डिस्कोर्स फ्रॉम द डेंजरस स्नूपिंग ऑफ पेगासस एंड द गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट उस पे से हटा दिया गया, और व्हाट्सएप सिक्योर है नहीं है उस तरफ पूरे तूफान को मोड़ दिया गया बड़ी चतुराई से। तो कई लोगों को उस वक्त ये भी लगा था कि ये सारी जासूसी की जो बातें हो रही हैं ये तो केवल उन चंद 15, 20, 25 भीमा कोरेगांव इंसिडेंट एक्टिविस्टों के फ़ोनों की हो रही है, इसलिए लोगों का फिर उस मामले में रुचि भी खत्म हो गई। भीमा कोरेगांव का मामला ये है दोस्तों कि 2018 में जब 1818 की लड़ाई का 200th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा था, 1818 में अंग्रेज़ों के साथ दलितों की एक सेना की टुकड़ी ने मिलकर उस वक्त पेशवा को हराया था। तो दलित उसको आज तक अपना एक सेलिब्रेशन मानते हैं। तो 2018 के इवेंट के बाद हिंसा हुई थी, जिसमें एक पक्ष के सारे लोगों को फिलहाल अभी जेल में डाला हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को, और उन्हीं के नाम इसमें आए थे। अब जो बड़ी पिक्चर निकल कर आ रही है, ऐसा परकला प्रभाकर साहब का कहना है, वो बहुत डरावनी है। आप सारे डॉट्स को अगर जोड़ेंगे तो आपके हाथ पांव जो हैं ठंडे पड़ जाएंगे। मल्टीपल प्रोलॉन्ग इंटरनेट शटडाउन कितनी बार हुए देखिए, भारत नंबर 1 है दुनिया में। देशद्रोह कानून का जिस किसी ने मुंह खोला उसके खिलाफ इस्तेमाल। UAPA टेरर कानून का बार बार इस्तेमाल। रशिंग क्रूशल इकोनॉमिक बिल्स थ्रू द पार्लियामेंट, बड़े बड़े आर्थिक बिल पार्लियामेंट से फटाफट पारित करवा लेना बिना डिबेट के। पुटिंग द डेटा प्रिवेसी बिल टू अ सिलेक्ट कमिटी। रेनिंग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू द न्यू IT रूल, नए IT रूल आ गए हैं और सब पे ऐसी पूरी तरह से सबको ऐसा कस दिया गया है कि कोई कुछ भी लिखेगा तो उस चैनल को ही बंद करवाया जा सकता है। टॉपलिंग ऑफ इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स वन आफ्टर द अदर, चुनी हुई सरकारों का एक के बाद एक गिरते चले जाना। इन सब के पीछे पेगासस स्नूपिंग का हाथ और कंट्रीब्यूशन है, अब ऐसा समझ में आता है, ऐसा परकला प्रभाकर जी का कहना है। अगर आप इनको अलग अलग इवेंट्स के रूप में देखो तो ये सब अपने आप में थोड़ा बहुत धमाका करते हैं न्यूज़ में, फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इनको जोड़ के देखो और इनके बैकग्राउंड में पेगासस को देखो तो आपको समझ में आएगा कि भारत का लोकतंत्र बहुत बड़े खतरे में है।
2021 की न्यूज़ पेगासस की पूरी तरह सरकार पे फोकस्ड है कि क्या सरकार ने पैसे देके पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। जिन लोगों पे जासूसी हुई वो इस बार केवल एक्टिविस्ट लोग नहीं थे, पॉलिटिकल लीडर्स के नाम आए हैं, जजेस के नाम आए हैं, मंत्रियों के नाम आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए हैं, और सरकारी एजेंसीज ने इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट को इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी से जुदा करके देखा ही नहीं है इस बार। पिछले कुछ महीनों में भारत में बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज और सरकार के बीच एक रस्साकशी चल रही है और दोनों ही अपने आप को आम जनता के हितैषी बताने में लगे हुए हैं कि हम तो सिटीजन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। दोनों एक ही बात कर रहे हैं। सरकार ये बोलती है कि भाई मैं तो नागरिकों को बिग टेक की इंट्रूजन से बचाना चाहता हूँ, आपकी निजता को ये लोग खत्म कर देते हैं, मैं आपको बचाना चाहता हूँ। और बिग टेक ये बोलता है कि मैं तो नागरिकों को संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया उसके लिए बचाना चाहता हूँ। इस बार ये समझ में आता है कि ये दोनों अपने अपने खुद के हितों के लिए लड़ रहे थे। सरकार ये चाहती है कि नागरिकों पर 24/7 जासूसी चलती रहे और जो ज़्यादा सर उठाए उस पर सेडिशन और यूएपीए लगा के जेल में डालो। और जो बिग टेक कंपनीज हैं वो आपका डेटा एडवर्टाइजर्स को बेच के कंटिन्यूस पैसे कमाना चाहती हैं। लेकिन पेगासस में कुछ अनोखा हो गया। पहली बार दुनिया में बिग टेक और गवर्नमेंट दोनों का कन्वर्जेंस देखने में आ रहा है। बिग टेक कंपनीज जो हैं सरकारों को सर्वेलांस एज अ सर्विस बेच रही हैं। पेगासस, एनएसओ ग्रुप, इजराइल। भारत सरकार की रिएक्शन वही थी जो एक्सपेक्टेड थी। सारे एलिगेशंस को उसने रिजेक्ट कर दिया है और इस ग्लोबल एक्सपोजे की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिए हैं। फिर सरकार बोल रही कि आप देश का नाम खराब कर रहे हो। ग्लोबल कंसोर्शियम मीडिया हाउसेस का जिसने ये भांडाफोड़ किया है उसने अपने शब्द बहुत केयरफुली यूज किए हैं। एक जिम्मेदार मीडिया जैसा करना चाहिए। The leaked list of 50,000 numbers are believed to have been selected as those of people of interest by government clients of NSO Group. साथ ही साथ उसने कहा मीडिया ग्रुप्स ने पोटेंशियल टारगेट्स, पॉसिबल सर्वेलांस, इंडिकेशन ऑफ इंटेंट, मतलब ये 50,000 नंबर जो हैं हम ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि हर किसी की जासूसी हुई, लेकिन बिल्कुल साफ दिखता है कि हुई ही होगी, हालांकि अभी साबित होना बाकी है। ऐसे शब्द मीडिया एक्सपोजर ने किए तो सरकार ने उसको पकड़ लिया कि देखो ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि जासूसी नहीं हुई। भारत के 300 फोन नंबर आए हैं जिनमें से एक एक की फोरेंसिक जांच होगी तभी पता चलेगा कि जासूसी कितनी हुई। हालांकि उसमें से लगभग 10 की एमनेस्टी इंटरनेशनल के साइंटिफिक लैब ने जब एनालिसिस किया बराबर पेगासस मिला टेलीफोन पे, मतलब उसके जो ट्रेसेस मिलते हैं। पेगासस तो अपने आप खुद को डिलीट करके भाग जाता है लेकिन उसके ट्रेसेस छूट जाते हैं। सरकार ने इस कॉशियस वर्डिंग को यूज करके बोला है कि देखो देखो हमने कुछ नहीं किया। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मतलब ये होता है कि आपके सोर्सेस रिवील नहीं हो, और अगर सरकार बोलती है सोर्सेस क्या हैं तो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी फेसाइल मूव। सरकार सबसे सीधे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है, क्या आपने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं, और उसने 2019 में भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया था। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, चिल्लाने दो, कुछ दिनों में शांत होकर थक जाएंगे, अगले मुद्दे पर आएंगे तब देखेंगे। अब भारत में एक ही उम्मीद बची है। प्रभाकर जी काफ़ी, आप देखिए एडिट कितना गंभीर है, इतनी बड़ी बात बोलना और इतने सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो अपने आप में एक संकेत तो है। फिर प्रभाकर जी बोलते हैं कि भारत में अब एक ही उम्मीद की किरण है, भारतीय जुडिशरी। उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो चुप रहे और सरकार को भारत को एक जासूसी राज्य में तब्दील कर लेने दे, और या तो जुडिशरी खड़े होकर सही सवाल पूछे और जो संवैधानिक लिबर्टीज का वादा था उनको पुनर्प्रतिस्थापित कर दे या पुनर्स्थापित कर दे। जुडिशरी के पास भी और भारत के पास भी समय जरा कम है, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा रहेगा। तो पेगासस घोटाला अपने आप में फंडामेंटल लिबर्टी को नष्ट करने वाला है, ये बात एक्सपर्ट्स हमें समझा रहे हैं। The Pegasus snooping scandal scope and reach indicate the final phase of India's slide into a full-fledged surveillance state, and only the judiciary may now save the nation as no one else can. प्यारे साथियों, आज का चौथा हमारा एनालिसिस भारतीय मिलिट्री के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। आइए शुरू करते हैं। प्रीलिम्स GS3 और ऐसे के लिए यूजफुल होगा। भारतीय सेनाओं का पुनर्संरचना और भारतीय वायुसेना की चिंताएं। इंडियन मिलिट्री ने अपना बहुत लंबे समय से जिस पर बातें होती आ रही थी कि भाई पुनर्गठन होगा, उसको शुरू कर दिया है और ये सिनर्जी के लिए हो रहा है, और कुछ झगड़े सामने आ गए हैं।
सिनर्जी का मतलब होता है 1+1 इज इक्वल टू 11। 1+1 नॉर्मली तो 2 होता है, लेकिन सिनर्जी में उसको 1+1 11 करने की कोशिश की जाती है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने हाल ही में एक जटिल मुद्दे पर थोड़ी सी सिंप्लीफाइड कमेंट देते हुए कहा था कि इंडियन एयरफोर्स सपोर्टिंग फोर्स होती है। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ACM भदौरिया थोड़े से अपसेट हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हम कोई सपोर्टिंग फोर्स थोड़ी, हम तो मेन फोर्स हैं। और उससे ये दिख रहा है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और सुधारने की अभी ज़रूरी है। जहाँ तक वायु शक्ति का सवाल होता है दुनिया में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन एयर पावर्स एबिलिटी टू विन वॉर की अगर हम बात करेंगे तो आर्मी और नेवी से अगर आप पूछेंगे दुनिया भर में, तो वो हमेशा यही कहेंगी कि एयर पावर एक सपोर्टिंग पावर होती है। उसका एक बहुत सीधा सा कारण है इतिहास। अफगानिस्तान देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए, दोनों जगह अमेरिका की एयरफोर्स की सुपीरियरिटी अनक्वेश्चनड थी। लेकिन क्या उसने वो रिजल्ट दिए जो चाहे गए थे? एक्चुअली फाइनल एनालिसिस में लैंड और वाटर पे जो होल्ड करेगा वही उस युद्ध को जीतेगा। और ऐसा अगर अमेरिका के साथ हुआ है तो ऐसा दुनिया के किसी भी देश के साथ हो सकता है, क्योंकि उसकी एयर पावर सबसे अच्छी है। इंडियन एयरफोर्स का जो प्रेजेंट स्टेटस है, उसके फाइटर क्वाड्रंट्स जो सैंक्शनड है उसमें 1/4 अभी है ही नहीं, उतनी मतलब इक्विपमेंट की कमी है। और 400 पायलटों की कमी है जो कि टोटल पायलट स्ट्रेंथ का 10% है। इसीलिए IAF जो बार बार चेतावनी दे रहा है कि आपने अगर मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अलग अलग जगह स्प्रेड कर दिया तो पेनी पैकेट्स बन जाएंगे, क्योंकि मेरे तो एसेट्स ही नहीं है ज़्यादा। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ पर फाइनली किसी भी युद्ध की स्थिति में सारी जिम्मेदारी आएगी कि जब प्लानिंग हो रही थी तब तुमने मुंह क्यों नहीं खोला। और इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट को लेकर ही इज फाइटिंग बैक नाउ, कि भाई कल को इंडियन एयरफोर्स का नाम खराब ना कर दें लोग। इसलिए मैं अभी से बता दूं कि एसेट्स की हालत बहुत खराब चल रही है। अदर देन दैट, द पॉसिबिलिटी दैट ऑपरेशनल प्लान्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स विल बी मेड बाय अदर्स इज ऑल्सो स्पूकिंग देम। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेवी और आर्मी को एयर पावर नहीं समझती है। नेवी के पास जितने भी आज की तारीख में एयर एसेट्स हैं, अगर उनको एक एयरफोर्स माना जाए तो वो दुनिया की टॉप 10 एयर फोर्सेस में आ जाती है। मतलब नेवी को समझता है। नेवल लीडरशिप ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर सैकड़ों विमानों को मैनेज किया है, तो उनको पता है इंडियन एयरफोर्स के सारे विमानों का प्लसेस और माइनसेस। और यही बात इंडियन आर्मी के पास भी लागू होती है, क्योंकि उनके पास भी अपनी हेलीकॉप्टर्स की लंबी चौड़ी श्रृंखला है और फिर ट्रांसपोर्ट भी है। The need is to enhance professional military education at the staff level. भारत की जितनी भी सेनाएं हैं, इनका जो ये पूरा सिनर्जाइजिंग का कार्यक्रम CDS ने चालू किया है, उसके पीछे के 3 बड़े कारण क्या हैं? हमारा डिफेंस का बजट वैसा ग्रो हो ही नहीं पा रहा जैसा आपने सोचा था, और अब इकोनॉमिक क्रैश होने के बाद, इकोनॉमिक कोलैप्स और संकुचन होने के बाद डिफेंस बजट ग्रो होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सिक्योरिटी सिचुएशन दोनों फ्रंट्स पे बहुत ख़राब है, और अब अफगानिस्तान के मामले के बाद थोड़ा सा और दिक्कत है। और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है कि सेनाओं को अपग्रेड करना आवश्यक हो गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ जहाँ अलग सर्विसेज एक साथ आई हैं, उनका एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं है। ज़मीन को लेके, बिल्डिंग को लेके, फैसिलिटीज़ को लेके आपस में मनमुटाव बहुत आम बात है। भारत के केवल एकमात्र ट्राई सर्विसेज कमांड की अगर बात करें, ये देखिए एक बहुत सीनियर डिफेंस फोर्सेस के ही ऑफिसर का लिखा हुआ लेख है, तो बिल्कुल 2 टूक बात करके वो बता रहे हैं कि चुनौतियां क्या क्या है भारत की सुरक्षा सेवाओं में। समझ गए? अंडमान निकोबार के ट्राई सर्विसेज कमांड की अगर बात करें तो वो कभी भी सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां इनफ मैन पावर अलग अलग सर्विसेज ने कभी पोस्ट ही नहीं की थी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उनका कभी कोई प्रॉपर ऑपरेशनल चार्टर बनाया ही नहीं गया। इसको कहते हैं जॉइंट टेन्योर। जॉइंट टेन्योर यानी इस तरह की मल्टीपल सर्विसेज कमांड में जाके सेवा देना। भारत में अगर आर्मी में आपको प्रमोशन चाहिए या नेवी में आपको प्रमोशन चाहिए या एयरफोर्स में आपको प्रमोशन चाहिए तो जॉइंट टेन्योर से फ़ायदा नहीं होता, तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अमेरिका ने क्या किया था इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए? उसने जॉइंट टेन्योर को कंपलसरी बना दिया इंडिविजुअल सर्विसेज में प्रमोशन के लिए। कहने का मतलब भारत को वो करना पड़ेगा आज नहीं तो कल।
और एक बार ये सारे नए थिएटर्स बन जाएंगे तब तो वो हो ही जाएगा अपने आप। भारत की सुरक्षा के लिए इस बहुत बड़े पुनर्गठन को स्टैंडर्ड सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कागज़ पे लिखा जाए, कंसल्टेशन से उनको रिफाइनमेंट किया जाए, सिमुलेशन किया जाए, टेबल टॉप वॉर गेमिंग, फील्ड इवैल्यूएशन किया जाए और फाइनल एनालिसिस करके सारे लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो भारत को अब किन चीज़ों की ज़रूरत है? 5। एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, आज ये नहीं है भारत की। इंटर सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान जेन्युइनली बढ़ेगा। आर्म्ड फोर्सेस ही आपस में अपने मतभेद सुलझाएं, ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को करने को ना बोलें। जो एपेक्स जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ का स्टाफ बेहद टैलेंटेड हो, ताकि डाउन द लाइन सर्विसेज को ये कॉन्फिडेंस रहे कि वी आर इन सेफ हैंड्स। एंड फाइनली, इंडिया में नीड हर ओन टेलर मेड सॉल्यूशंस, नॉट समथिंग दैट अदर कंट्रीज हैव डन, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ विशिष्ट हैं। ये है कहानी इंडियन मिलिट्री रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंडियन एयरफोर्स कंसर्न्स। आ गया मजा? The reorganization of Indian defense is a much needed step, though it requires a detailed and structured approach, keeping in mind realistic assessment of assets. आज का हमारा 5वां एडिट, जो कि कल और आज के कंबाइंड सेशन की प्रीलिम GS3 ऐसे में काम आने वाला एडिट होगा आपके लिए। वुंडेड माउंटेन्स, यानी कि घायल पर्वत। यहाँ पर हम बात भारत के हिमालयीन राज्यों की कर रहे हैं, जहाँ इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने वाले प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आई हुई है। इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी ऑफ द हिमालयन स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के हिमालयीन राज्यों की जो पूरी इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की कमजोरियां हैं, वो अब खुल के सामने आ रही हैं। हमारी हिमालयन इकोलॉजी बहुत नाजुक है और बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ये बात फिर से कब साबित हुई? ये बात फिर से साबित हुई जब अनेक टूरिस्टों की मौत एक लैंडस्लिप में हो गई किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जुलाई 2021 में। बहुत ज़्यादा बारिशों ने हिल्स के स्लोप्स को बहुत अनस्टेबल बना दिया है और इस तरह का डीस्टेबलाइज टेरेन बड़े बड़े चट्टानों को अचानक से लूज छोड़ देता है। हिमालय के राज्यों में जैसे कि हिमाचल वगैरह में कोविड के प्रिकॉशंस तो अच्छे से लिए गए जहाँ तक टूरिस्टों के अराइवल का सवाल था, लेकिन इन बेहद जोखिम भरे टेरेन्स में ट्रैवल करने के प्रिकॉशंस के बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। तो ये मान के चल रहे हैं कि इकोलॉजी स्टेबल है, जबकि मान के ये चलना होगा कि इकोलॉजी अनस्टेबल है। खतरनाक बात यहाँ पे यह है कि हिमाचल और उत्तराखंड दोनों एक इरिवर्सिबल डिक्लाइन, यानी फिर से पलटी न जा सकने वाली गिरावट का शिकार हो चुके हैं और इसलिए लैंडस्लाइड बढ़ेंगी। हो ये रहा है कि जो बहुत बड़े स्तर पर इन हिमालयन राज्यों में बड़े नाजुक स्थानों पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, बड़े बड़े पन बिजली के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वनों के बड़े बड़े हिस्से खत्म हो रहे हैं और नदियों पे छोटे बड़े बांध बन रहे हैं। ये सब मिलकर दिक्कत हो गई है। हिमाचल प्रदेश अपनी हरित ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से बढ़ा देना चाहता है और संसद की ऊर्जा पर स्थायी कमेटी ने 2018-19 में ये कहा था कि हिमाचल अपने पन बिजली की संभावना को वर्तमान 10.5 गीगावाट से डबल कर सकता है। तब से हिमाचल जोश में चल रहा है। किन्नौर ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए एक फोकल पॉइंट है। किन्नौर ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए एक फोकल पॉइंट और वहीं पर अभी एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इस जगहों पर साइंटिफिक स्टडीज ने बार बार चेतावनी दी है कि भैया यहाँ पर पानी को इस तरह से कैद, अगर आप हाइड्रो पावर इंपाउंडिंग वाटर है ना, उनको रोक के कैद कर लेना। अगर हाइड्रो पावर डैम्स में या टनल्स में आप पानी को कैद करेंगे तो उससे पूरी यहाँ जियोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत अप्रत्याशित होगा। आज सभी लोग इस बात को मानते हैं कि इन पावर प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट को बहुत कम करके आंका गया, क्योंकि उसके अंदर इकोलॉजिकल कॉस्ट को जोड़ा ही नहीं गया और इनकी पावर पोटेंशियल को बहुत ओवर एस्टिमेट किया गया। हाई साइज्मिसिटी कॉजेस लैंडस्लाइड, तो जितनी भी भूगर्भीय जो कंपन होता है उसकी वजह से भूस्खलन होने लगता है और हमारे पावर प्रोजेक्ट्स ही खतरे में आ गए हैं। पिछले साल के एक्सीडेंट आप भूले नहीं होंगे। इट इज़ टाइम टू टेक अ रीलुक एट ऑल सच प्रोजेक्ट्स जो हमारे हिमालयन तंत्र के पूरी की पूरी पारिस्थितिकी पर प्रत्यक्ष असर डाल रहे हैं और अगले 10-15 सालों तक अगर हम यही गलती दोहराते रहे तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। उसके पहले आज
हम दिशा बदलने का कार्य कर लें। तो ये कहानी है इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी की, बिल्कुल सीधी वार्निंग ही है। द रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स इन द हिमालयन स्टेट्स इज द कॉज फॉर कंसर्न। आज का आखिरी और छठा एडिट, एन एनालिसिस ऑफ द इमिग्रेशन बिल। तो भारत से जितने भी इमिग्रेंट्स दूसरे देशों में काम करने जाते हैं उसके लिए सरकार एक नया कानून लेकर आई है, एन इमिग्रेशन बिल दैट डज नॉट गो फार इनफ। ऑथर कहते हैं बहुत अच्छा बिल है, लेकिन उसमें 3-4 ऐसी चीज़ें हैं कि सरकार को तुरंत बदलाव करने चाहिए और उसके बाद ही संसद में लाना चाहिए। एक नया बिल आ रहा है संसद में जिसमें सरकार की कोशिश है कि ये जो भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं भारतीयों की जो विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट और दक्षिण पूर्वी एशिया, उस पूरी भर्ती प्रक्रिया का रेगुलेशन हो। इमिग्रेशन बिल 2021 इस बिल का नाम है, एंड इट सीक्स टू एड्रेस एक्सप्लॉयटेशन। भाई उनका कहना है सरकार का कि भारत से करोड़ों लोग जो बाहर जाते हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया में शोषण बहुत होता है और हम उसको रोक देंगे। शोषण के क्या प्रकार? रिक्रूटमेंट के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और ये हर बार जो व्यक्ति नौकरी चाहता है उससे चार्ज लिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि एम्प्लॉयर से चार्ज होना चाहिए। ये सरकार नहीं बोल रही, ये मैं बता रहा हूँ, अभी आगे आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो अनुबंध होता है उसको बदल दिया जाता है, सब्स्टिट्यूशन, डिसेप्शन, धोखा, पासपोर्ट रिटेंशन। इन लोगों के पासपोर्ट जब्त करके रख लिए जाते हैं एजेंट्स के द्वारा, जिससे तो आदमी पूरी तरह गुलामी हो जाएगा। नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, खाड़ी देशों में कई बार ऐसा हो जाता है। पुअर लिविंग कंडीशन, बहुत ख़राब हालात में रहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, भयंकर भेदभाव। इनफैक्ट अरब गल्फ स्टेट्स में होने वाली हिंदुस्तानी मौतों में हार्ट अटैक और रेस्पिरेटरी फेलियर सबसे बड़ा कारण है। सीधी सी बात है, वर्किंग कंडीशंस खराब हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आज प्यारे दोस्तों जितना भी लेबर माइग्रेशन है वो 1983 की इमिग्रेशन एक्ट से कवर होता है और हायरिंग गवर्नमेंट सर्टिफाइड रिक्रूटमेंट एजेंसीज कर सकती हैं। इंडिविजुअल्स हुए, सरकारी कंपनियां हुई, प्राइवेट कंपनियां हुई। इसके तहत काफ़ी सारे ऑब्लिगेशंस कानून में दिए गए हैं और 18 देश वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के कवर्ड होते हैं। नया बिल पिछले बिल से बेहतर है क्योंकि इसमें एक इमिग्रेशन पॉलिसी का डिवीजन बनाया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हेल्प डेस्क सेटअप होंगे, अच्छी बात है। वेलफेयर कमेटी आएगी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये सतह पे तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन थोड़े गहराई में जाके देखें तो इसमें कुछ बहुत बड़े लूप होल्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि मानव अधिकार का एंगल ही गायब है पूरे बिल से, जिसके लिए बिल लाया गया है। इसका पर्पस क्या दिया गया ऑफिशियली सरकार द्वारा नए बिल का? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू इंडियन सिटीजनशिप इमिग्रेशन। लेकिन इन इंडियन सिटीजन के राइट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस, फ्रीडम्स, ये शब्द ही नहीं है कहीं। फिलीपींस नाम का जो देश है वहाँ का कानून खुलकर ये कहता है कि फिलिपिनोस के राइट और कॉन्ट्रीब्यूशन का संरक्षण करने का कानून है। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। जो सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य है कि एजेंट्स वर्कर से सर्विस फीस चार्ज करते हैं, जबकि ग्लोबली एम्प्लॉयड से इस प्रथा को बंद ही नहीं किया जा रहा है। जबकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन 181 ये बात बिल्कुल साफ कहता है कि रिक्रूटमेंट का खर्चा, कॉस्ट ऑफ वीज़ा, एयर ट्रैवल, मेडिकल एग्जाम, सर्विस चार्ज हमेशा एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉय नहीं। और आईएलओ के रिसर्च ने बताया कि भारतीय लोग तो बहुत ज़्यादा पैसा दे देते हैं एजेंटों को, और उसमें से भी जो सबसे कम तनख्वाह पे जाने वाले माइग्रेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसा पैसा देते हैं। और होता क्या है कि फिर सारी ज़िंदगी भर के लिए वो कई बार कर्जे के दलदल में और एक्सप्लॉयटेशन में उलझ के रह जाते हैं। एक बहुत ही वरीसम चिंताजनक प्रोविज़न इस कानून का ये है कि भारत सरकार अब उन इंडियंस को पनिश करेगी, उनके पासपोर्ट जब्त करके वगैरह, जिन्होंने इस बिल के प्रावधानों का हनन कर दिया। जो गरीब भारतीय हैं जिन्हें भारत में कामकाज नहीं मिल रहा, वो मजबूरी में विदेश जाने के लिए तड़पते रहते हैं और वो ऐसे बिना पंजीकृत ब्रोकर्स के पास चले जाते हैं, अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के पास पैसे देकर, जो उन्हें साम दाम दंड भेज से बाहर भेजने का वादा कर देते हैं। सरकार बोल रही कि अब तुमने अगर ऐसा किया तो मैं तुमको दंडित करूंगी। मतलब वो गरीब आदमी जो भारत में गरीबी में पिस रहा और मजबूरी में बाहर गया, उसको दंडित किया जाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट के मूल सिद्धांतों का, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे लोग जो पहले से एक्सप्लॉइटेड है उनका डबल एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा। देयर इज वेरी लिटिल इन द न्यू बिल टू प्रोटेक्ट द वुमेन इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया। भारत से जाने वाली महिलाओं के स्पेसिफिक संरक्षण पर कोई क्लॉजेस नहीं है
और वो वैसे ही सबसे शक्तिहीन होती हैं क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही जाती हैं ज़्यादातर, जहाँ एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। उनके लिए अगर प्रावधान आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। न्यू वेलफेयर बॉडीज जो आ रही हैं उसमें वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं के बराबर है, सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं के बराबर है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बिल का लक्ष्य क्या है वो पहले सिद्ध करना होगा। रिकॉग्नाइजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स, वो एक बात तय करो और फिर वहां से नीचे आओ, तो फिर आप सभी बातें अच्छे से समझ पाओगे। तो मतलब आप पहले ये लक्ष्य तय करो, तो फिर वहां से आप ये रिक्रूटर्स से पैसा लेना शुरू करोगे, न कि सिटीजन से। फिर आप उन लोगों को पेनलाइज नहीं करोगे जो बेचारे खुद वैसे ही व्यवस्था के मारे हुए हैं, गरीबी के मारे हुए हैं। आप महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करने की पूरी कोशिश करोगे और आप वेलफेयर बॉडीज में प्रॉपर वाइड रिप्रेजेंटेशन दोगे। तो ये कहानी थी दोस्तों इस बिल की। द न्यू बिल इज अ गुड स्टेप बट मिसेज आउट ऑन द ह्यूमन एंगल्स एंड ऑल्सो ड्रैकोनियन फॉर द पुअर हु मूव अब्रॉड थ्रू अनरजिस्टर्ड चैनल्स। हमारे कोर्स के साथ ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों, इंतज़ार रहेगा आपका। आज के आज जुड़ेंगे तो आपको सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10 सीरीज़ तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, अब हम कल आपसे भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।